गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फाइनली सोगा का चैप्टर नंबर 1 खत्म कर दिया है और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सोगा का चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 है क्या सर? चैप्टर नंबर 2 आपको दो कॉन्सेप्ट से सिखाएगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। दो कॉन्सेप्ट सिखाएगा सर, दोनों अलग अलग बातें हैं। यस, जिस बच्चे ने पहली क्लास से मेरे सेशंस को फॉलो करा है वो ये बात जानते हैं, दोनों चीजें अलग हैं। ओनरशिप का मतलब होता है अधिकार, राइट, और डिलीवरी का मतलब होता है फिजिकल पोजेशन। दोनों में फर्क है, ठीक है ना। दोनों में फर्क है। जैसे ये पेन मेरे पास है, अगर मैं ये पेन आपको दे देता हूं दैट मीन्स आपको फिजिकल पोजेशन दे दिया, डिलीवरी दे दी, बट क्या आपको ओनरशिप दे दी? नो, ओनरशिप मेरी है, अधिकार मेरा है। तो दोनों बातों में फर्क होता है, ठीक है जी। यस सर, दोनों बातों में फर्क होता है। तो अभी तक आपने जितनी भी बातें शुरू से अभी तक सीखी है ना, वो एवरीथिंग इसके बारे में सीखी है। डिलीवरी के बारे में तो अभी तक आपने कुछ सीखा ही नहीं है, वो इसी चैप्टर में सिखाऊंगा, इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में डिलीवरी पे, ठीक है जी। अभी भी जो बातें सीखेंगे वो सबसे पहले ओनरशिप के बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओनरशिप का मतलब है क्या सर? राइट, आपने बता दिया कई बार। ओनरशिप का मतलब है राइट, दैट मींस अधिकार, गुड्स पर अधिकार, ठीक है ना, गुड्स पर अधिकार। अच्छा बच्चों, पहली चीज तो ये सीख लो कि इस चैप्टर के अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ओनरशिप को एक और वर्ड से जाना जाता है, प्रॉपर्टी। ओनरशिप का एक सिनोनिम है, उसका नाम है प्रॉपर्टी। तो अगर मैं कहीं प्रॉपर्टी वर्ड का इस्तेमाल करूं तो कंफ्यूज मत होना। प्रॉपर्टी रिजेंबल्स, प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप। तो स्टार्ट करते हैं, ओनरशिप क्या होती है। पहला टॉपिक है पासिंग ऑफ। अब मैं आपको हर जगह ओनरशिप की जगह प्रॉपर्टी ही लिखवाऊंगा ताकि आपको लर्न हो जाए। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि पासिंग ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या है, लिखो। इसका मतलब है इट मीन्स हम सब जानते हैं सर, इट मीन्स ट्रांसफर, इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब क्या है? ओनरशिप का ट्रांसफर होना। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर, ठीक है ना। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। इट इज डिफरेंट फ्रॉम, सर ये बात भी हम हर बहुत अच्छे से जानते हैं कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम, किससे? इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी और ओनरशिप एक बातें नहीं होती, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। बहुत अच्छे से ये बातें आगे भी समझाऊंगा और अभी भी ये बात माइंड में डाल लो, ठीक है सर। इट मींस इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है ना। अच्छा, और हमने ये भी सीखा था कि ओनरशिप ट्रांसफर कब होती है। इफ, अगर आपने करा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आपको पता ही है पहली क्लास का टॉपिक, अगर करा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो ओनरशिप इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इंस्टेंटली, अभी ट्रांसफर होगी, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और अगर आपने करा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, अगर आपने करा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल तो ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? फ्यूचर डेट में। ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन फ्यूचर डेट, राइट। क्या समझ आती है बात? यस सर, ये बात तो हम पहली क्लास में ही सीख चुके हैं बट उसी को रिपीट कर रहे हैं। तो सर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मींस कि सेलर से बायर के पास अधिकार का जाना। अधिकार का मतलब ये नहीं कि डिलीवरी भी अभी जा रही है, डिलीवरी फ्यूचर में भी जा सकती है, ठीक है सर।
अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तो ओनरशिप आज जाएगी, अधिकार आज ही जाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है तो ओनरशिप फ्यूचर डेट में जाएगी, जब भी डेट फिक्स करी होगी। फिर से एक बार नोट में लिखवा रहा हूं, जो ऊपर लिखवा चुका हूं। डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है। द डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है, डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है, डिलीवरी से ओनरशिप का कोई लेना देना नहीं है। डिलीवरी बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। द डिलीवरी कैन बी मेड अर्लियर, पहले भी डिलीवरी कर सकते हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही डिलीवरी कर दी। एग्जाम्पल बताओ सर। हाँ, मैं आपको कार बेचने आया, आपने कहा जी मैं पहले टेस्ट ड्राइव लूंगा। मैंने कहा ये ले भाई 2 दिन के लिए टेस्ट ड्राइव, बताना ओनरशिप नहीं थी, डिलीवरी अभी दे दी। ठीक है। द डिलीवरी कैन बी मेड अर्लियर और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही। मैं आपके पास कार लेकर आया, मैंने कहा जी 5 लाख की बेचना चाहता हूं, उसने कहा लो जी 5 लाख, मैंने 5 लाख लिए, उसने कार ले ली। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही और एट फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट में भी हो सकती है, यस सर। मैंने कहा जी पहले पैसे डिलीवरी 1 हफ्ते बाद, पहले पैसे डिलीवरी 1 हफ्ते बाद। तो डिलीवरी को कभी भी आप लोग ओनरशिप से कंफ्यूज नहीं करोगे। मैं बार बार कह रहा हूं, ओनरशिप मींस अधिकार, डिलीवरी मींस फिजिकल पोजेशन। डिलीवरी क्या होती है, डिलीवरी की डेफिनेशन क्या है, डिलीवरी कितने तरीके से हो सकती है, रूल्स क्या है, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, पढ़ाऊंगा। अभी बातें ओनरशिप की हैं। ओनरशिप ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोर्ट में जो लड़ाई चलती है ना, वो ओनरशिप को लेकर चलती है, इस बात को लेकर चलती है, अधिकार किसका है, हु हैज अ राइट, अधिकार किसका है इन गुड्स पर। लड़ाई ओनरशिप की बड़ी है, ना कि डिलीवरी की। तो फिर से एक बार पढ़ लो। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप का ट्रांसफर होना। ओनरशिप डिलीवरी से अलग होती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है तो ओनरशिप आज ही जाती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो ओनरशिप फ्यूचर डेट में जाती है। हम ये बात पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे एंड हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। फटाफट बच्चों इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट लो। फटाफट इस टॉपिक का आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलें। चलें आगे। ठीक है सर। सर आप इतनी बातें ओनरशिप को बारे में क्यों पढ़ा रहे हो, ओनरशिप को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो, क्यों इतना आप ओनरशिप को लेकर हमें डांट रहे हो। तो बच्चों ओनरशिप की ना बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। सारी लड़ाई ही ओनरशिप की है। सर कैसे, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो। यस, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं इस हेडिंग के साथ। हेडिंग है सिग्निफिकेंस क्या है। सर जो आप इतनी बातें बोल रहे हो, ओनरशिप का इतना बड़ा क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब तो आपको पता ही है, सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी या ओनरशिप, आप प्रॉपर्टी को ओनरशिप बोल सकते हो, मैंने अभी बताया। सर इतना बड़ा क्या सिग्निफिकेंस है ओनरशिप पास करने का। पढ़ो, आपको एक एक करके सिखाता हूं, टोटल 4 बातें सिखाऊंगा। और आपको पता ही है मैं हर चीज चार्ट की फॉर्म में कराता हूं। बच्चे कुछ कहते हैं कि सर आप इतने चार्ट्स क्यों बनवाते हो, आप क्यों हमें बाकी टीचर्स की तरह मॉड्यूल ओपन करके आप क्यों नहीं पढ़ा देते। बच्चों अगर मॉड्यूल ओपन करके पढ़ाना पड़े ना तो ट्रस्ट मी मेरे लिए ज्यादा इजी है। मेरे पास भी नोट्स बने हुए हैं, मैं भी चाहूं तो बस यहाँ पे वर्ड फाइल खोलूं और एक रेड पेन ले लूं और टिक टिक करवाता रहूं, ये लो जी पढ़ लो, टिक कर लो, हाँ जी थोड़ा बहुत एग्जाम्पल बनवा दिया। मेरे लिए बहुत आसान है। जो मेरे लेक्चर्स 150 घंटे के हो रहे हैं, 100 घंटे के हो रहे हैं, वो लेक्चर 70-80 घंटे में खत्म कर दूंगा और विदाउट एनी हार्ड वर्क। सिंपल है, करवा दिया, खत्म। बट बच्चों वो एक तरीका नहीं है पढ़ने का। पढ़ने का तरीका वही है कि टीचर एक एक कॉन्सेप्ट को लिखे, चार्ट बनाए, अपनी लैंग्वेज में समझाए। मैं ये नहीं कहता कि बुक में गलत लैंग्वेज लिख के, बट अगर सारे बच्चे इतने कॉम्पिटेंट होते
कि सिर्फ बुक की लैंग्वेज पढ़कर समझ सकते तो वो मुझे पैसा क्यों पे करते? व्हाई दे नीड टू पे माई फीस? क्यों जरूरत है उन्हें? वो घर बैठ के सेल्फ स्टडी कर लेंगे। एवरीवन, सबको मॉड्यूल्स मिलते हैं, सबके पास मॉड्यूल्स हैं, हेल्प बुक्स हैं। क्यों जरूरत है उन्हें टीचर्स की? टीचर्स को मैंने देखा है, टीचर्स क्या करते हैं आजकल, जैसे कि अपना बुक ओपन कर ली, 4 प्रोविजन है, उनको इंग्लिश में हिंदी कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश में हिंदी बता दी और मार्क करवा दिया, एक आध एग्जाम्पल बता दिया, खत्म। इंग्लिश से हिंदी की क्लास थोड़ी ना लॉ की। लॉ इज इंटरप्रिटेशन। आप एग्जाम्पल बनाओ ना, आप घर बैठ के एग्जाम्पल बनाओ, केस स्टडीज लाओ, सोचो, फिर एग्जाम्पल दो बच्चों को। आप देखो, मैं हर एक चीज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इम्प्लाइड कंडीशंस में देख लो, इम्प्लाइड वारंटीज में देख लो, हर एक चीज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कभी रेफ्रिजरेटर में बर्फ जमा रहा हूँ, कभी टेक्स की तबीयत खराब करवा रहा हूँ। ये होता है पढ़ाने का तरीका। मैंने भी लॉ ऐसे ही पढ़ी है। जो मेरे टीचर थे भगवान के जैसे ऐसे ही टीचर मिले मुझे। वो टिक मार्क वाले टीचर नहीं मिले जो आज के टाइम में हैं। उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, मार्केट में उनका बड़ा नाम है। आई डोंट केयर। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैं 20 घंटे ज्यादा पढ़ा लूंगा, ज्यादा मेहनत कर लूंगा, बट मुझे पता है जो बच्चा मेरे से लॉ पढ़ के गया है ना, उसकी इंटरप्रिटेशन, और जो बच्चा अदर लॉस पढ़ के, अदर टीचर से लॉस पढ़ गया, उनकी इंटरप्रिटेशन में लाख गुना का फर्क होगा। वो इंग्लिश से हिंदी जानता है, बस बस इंग्लिश हिंदी क्या होती है वो यही जानता है, लॉ को इंग्लिश हिंदी क्या होती है। अभी जब मैं आपको आगे और देखना, और जैसे जैसे हमारे कॉम्प्लिकेटेड एक्ट आएंगे, जैसे कंपनीज एक्ट आएगा, आप देखना आपको किस लेवल के प्रोविजंस पढ़ाऊंगा। ये नहीं करवाता बच्चों में कि बुक उठा ली, हर एक चीज को लिखो, प्रॉपर 3-3 नोटबुक्स भरो अपनी लॉ की, हर सब्जेक्ट की। मैं तो कहता हूँ लॉ पढ़ो, टैक्स पढ़ो, हर एक चीज की पूरी प्रॉपर नोटबुक्स बनाओ, अपनी लैंग्वेज में लिखो। तभी तो आप एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल बनोगे जिसकी लाइफ में कोई वैल्यू होगी। तो बुक में क्या टिक टिक करके आपने पढ़ लिया, क्रैम कर लिया, मार्केट में गई, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं। मार्केट में जॉब डिग्री की नहीं है, मार्केट में जॉब नॉलेज की है। इफ यू हैव नॉलेज, यू हैव मनी, यू हैव सक्सेस। इफ यू डोंट हैव नॉलेज, कोई सक्सेस नहीं, कुछ नहीं। डिग्री लेकर कुछ नहीं होगा। ऐसे हजारों मार्केट में प्रोफेशनल्स बैठे डिग्री लेके, आपको रियलिटी बता रहा हूं, जिनके पास करने को जॉब नहीं, खाने को रोटी नहीं। ये रियलिटी है। इसलिए हर एक चीज को नोट डाउन करो, और जैसे मैं समझा रहा हूं ना वैसे समझो। ट्रस्ट करो, मेरी मेहनत ज्यादा हो रही है इसमें, मैं चाहूं तो इजी करके पढ़ा सकता हूं, बट वो चीज आपके फ्यूचर को गाइड नहीं कर रही है। आप फिर सेफ नहीं हो मेरे साथ, ये मान लेना। अगर कोई टीचर ऐसा कर रहा है तो ट्रस्ट मी, उसका नाम मार्केट में भले ही हो, भेड़ चाल मत चलो। अंडरस्टैंड नेपोटिज्म, समझते हो ना नेपोटिज्म क्या होता है, एक फेवरेटिज्म क्या होता है। मार्केट में किसी को फेवरेटिज्म मिला हुआ है, नेपोटिज्म मिला हुआ है, बट रियल टैलेंट क्या होता है, फर्क समझते हो ना। तो ऑलवेज ये देखो हमारे बेनिफिट के लिए क्या है, व्हाट इज गुड, गुड कंटेंट क्या है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, ना कि अपना एक फ्लो में चलते रहना, राइट। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है सर, पहली इंपॉर्टेंस क्या है सर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी की, ओनरशिप पास करने की, जो आप इतना एम्फेसाइज कर रहे हो इस पर। पहला, बच्चों, रिस्क फॉलोज, एक रूल है, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। रिस्क तो जानते हो ना, रिस्क ऑफ लॉस उसका है जिसकी ओनरशिप। रिस्क पीछे पीछे चलता है ओनरशिप के, जिसकी ओनरशिप, इसको हिंदी में लिखवाऊंगा, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो आप इसकी इंपॉर्टेंस खुद भी समझ गए होंगे। अगर एक एग्जांपल से समझना चाहते हो तो समझो। ए ने कुछ गुड्स की सेल करी बी को। ए सेलर है, बी बायर। ए ने कुछ गुड्स की सेल करी, गुड्स सेल करे, और बी ने कहा गुड्स की सेल हो गई, तो पहले तो बताओ ओनर कौन बन गया, हु इज द ओनर। गुड्स की सेल हुई है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, तो आपको पता है ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर, बायर बन गया ओनर। भाई आप जानते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ओनरशिप इज इमीडिएटली ट्रांसफर। मैंने गुड्स की सेल करी, आप ओनर बन गए। बायर ने कहा सर मैं ना अभी बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, मैं ऐसा करो गुड्स आप रखो, मैं 2 घंटे बाद ले जाऊंगा। यानी कि ओनरशिप तो बी के पास चली गई, बट गुड्स का पोजेशन अभी भी किसके पास ही है, ए के पास, क्योंकि बी ने कहा है मैं कुछ देर बाद गुड्स ले जाऊंगा। अच्छा, बी इतना क्या के घर चला गया, और पीछे से अज्यूम करो भूकंप आ गया। सेलर की दुकान और गुड्स समेत जमीन के अंदर धस गए। जिस सेलर को तो सही सलामत निकाल लिया गया किसी तरीके से। जैसे ही सेलर बाहर निकला, बाहर ने पकड़ ली गर्दन, मेरे गुड्स कहाँ हैं।
तुम्हारे रखवाले, तुम्हारी रखवाली पर छोड़ के गया था। गुड्स दे दो, वरना चलो मेरे साथ कोर्ट, कोर्ट में चल के तुमसे बात करूंगा। बताओ जी, ये जो गुड्स का नुकसान हुआ है, इसे सेलर बियर करे या बायर बियर करे? सेलर बियर करे या बायर बियर करे? आप सब जानते हो, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। इसे बियर करना पड़ेगा बायर को। ओनर की ही लायबिलिटी होती है जी, नॉन ओनर की कोई लायबिलिटी नहीं है। भले ही उसके पास गुड्स का पोजेशन पड़ा हो, बात इससे कुछ नहीं होता। लायबिलिटी इज ऑफ ओनर। वेरी वेरी गुड। क्या बात समझ में आती है? यस सर। तो सर पहली इंपॉर्टेंस क्या है रिस्क के बारे में पढ़ने, सॉरी ओनरशिप के बारे में पढ़ने की, कि जिसकी ओनरशिप सर उसका रिस्क, यही रूल कहता है। बट सर इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। यस, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? देखो, मान लो बायर कह के गया है, मान लो बायर कह के गया है कि भाई जब तक मैं नहीं आ जाता इन गुड्स की रखवाली आप पर है, कुछ भी हो गया तो आपसे वसूल करा जाएगा। तो बताना, तो इस केस में लायबिलिटी किसकी होगी, सेलर की या बायर की? अब सेलर की, यानी कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड। या फिर ऐसे मतलब को, इफ एनी एग्रीमेंट इन कॉन्ट्ररी इज मेड, इफ एनी एग्रीमेंट इन कॉन्ट्ररी इज मेड। इन कॉन्ट्ररी का मतलब कुछ ऐसा अपोजिट एग्रीमेंट आपने कर लिया है। इफ एनी एग्रीमेंट इज इन कॉन्ट्ररी इज मेड बिटवीन पार्टीज, अगर पार्टीज ने कुछ इस रूल से अपोजिट एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक है ना। कॉन्ट्ररी मतलब क्या होता है, अपोजिट। अगर पार्टी ने इस एग्रीमेंट से, इस रूल से अपोजिट कुछ एग्रीमेंट कर लिया तो फिर लायबिलिटी नॉन ओनर की भी हो सकती है। ठीक है सर। दूसरे बात, अगर आपके गुड्स किसी पार्टी के डिफॉल्ट की वजह से, जानबूझकर किए हुए डिफॉल्ट की वजह से डैमेज हुए हैं, इफ गुड्स आर डैमेज्ड ड्यू टू, if goods are damaged due to default of parties, due to default of any party। सर डिफॉल्ट ऑफ एनी पार्टी का मतलब समझो। देखो जी, ये है मिस्टर ए, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मान लो बटर भेजी, बटर, मक्खन बेचा। ठीक है जी, क्या बेचा? मक्खन बेचा। अब मिस्टर बी अगेन वही बात कहते हैं जी, पहली बात तो समझो, सेल कर दी तो सेलर है, सेल हो गई है बायर है, तो ओनर कौन बन गया? सेल हो चुकी है तो बायर। बट मिस्टर बी ने अगेन, जी मैं थका हुआ हूं, ऐसा करो पोजेशन आप रख लो, मैं आपसे कुछ देर बाद आकर ले जाऊंगा। ए ने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मई और जून की कड़कती भड़कती धूप, और मिस्टर ए ने गलती से इसे रेफ्रिजरेटर में रखना भूल गए। ठीक है ना, केप्ट आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर, गलती से काम में लग गए और रेफ्रिजरेटर में रखना भूल गए। और जब थोड़ी देर बाद चेक करा, बायर गुड्स लेने आया, तो भैया क्या हुआ? जब थोड़ी देर बाद गुड्स लेने आया तो हुआ क्या कि भैया सारा का सारा मक्खन पिघला हुआ तैरता हुआ पड़ा है, सारे के सारे मक्खन में सत्यानाश। बताओ जी, लॉस कौन बियर करे, सेलर या बायर? हु विल बियर द लॉस, सेलर और बायर? कौन लॉस बियर करेगा? जल्दी बता दो। अब लॉस बियर करने की जिम्मेदारी है सेलर की। सर सेलर क्यों? बताया ना, अरे अब तो भाई सेलर की गलती है। भाई पहले अर्थक्वेक आया था कि सेलर का डिफॉल्ट था, वो तो नेचुरल कैलामिटी थी, हम कुछ कर नहीं सकते थे। अब तो सेलर की साफ साफ गलती है।
तो जहां पे पार्टी ने कुछ गलती करी है और उसकी वजह से लॉस हुआ है तो वो पार्टी लायबल। ठीक है जी, तो फटाफट इस एग्जांपल को नोट डाउन करो। तो सिग्निफिकेंस ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी क्या है? रिस्क फॉलोज ओनरशिप, जिसकी ओनरशिप उसका लॉस। लॉ कहता है जिसकी ओनरशिप उसका लॉस, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और वो एक्सेप्शंस क्या हैं? इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है? अगर पार्टी ने इसके अलावा कुछ तय कर लिया तो वो होगा। ठीक है ना, पार्टी ने मान लो ये कह दिया जी आपके पास गुड्स हैं, आपकी ही लॉस की जिम्मेदारी होगी, या फिर किसी पार्टी के डिफॉल्ट की वजह से गुड्स को डैमेज हुआ है तो वो लायबल होगा। अदरवाइज जनरल लॉ तो कहता है रिस्क फॉलोज ओनरशिप। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले पॉइंट पर चलें। एक एक चीज का एग्जांपल होगा, एक एक चीज का। तो पहली चीज समझ आ गई? यस सर। अब अगला केस समझो कि सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है प्रॉपर्टी का पास होना। राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। राइट, एक सेकेंड बच्चों, राइट टू, ओहो सॉरी सॉरी, राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में एक्शन लेने का राइट है। थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी कौन है? सेलर और बायर के अलावा कोई थर्ड पार्टी। देखो, सेलर ने कुछ गुड्स की सेल करी बायर को, ठीक है जी, और बायर एक ट्रक वाला ट्रांसपोर्ट कंपनी बायर के पास लेके जा रही है, यानी डिलीवरी करने लेके जा रही है, और अभी गुड्स की डिलीवरी करने ही वाली थी कि ट्रक ड्राइवर ने नशे की हालत में दे मारा ट्रक और कर डाला एक्सीडेंट। बताना, अब इस ट्रक ड्राइवर से इस गुड्स के डैमेज का लॉस कौन लेगा? ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कौन होती है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के अलावा जो पार्टी होती है वो थर्ड पार्टी होती है। जैसे कि मैंने आपको गुड्स सेल करी, मैंने आपको गुड्स सेल करी, तो मैं सेलर, आप बायर, हम दोनों के अलावा पूरी दुनिया में जितने लोग हैं वो सब थर्ड पार्टी हैं। यानी कि दो पार्टीज जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, बाकी सब थर्ड पार्टीज। सेलर बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, ठीक है ना, सेल हुई, और ट्रक ड्राइवर कौन है? थर्ड पार्टी। बताओ थर्ड पार्टी से इस एक्सीडेंट के लॉस का पैसा कौन रिकवर करेगा? सेलर या बायर? ना तो सेलर ना बायर, जो ओनर है, अभी बताया ना, जो ओनर है वो रिकवर करेगा, क्योंकि अधिकारी कौन है? अधिकार किसके पास है? ठीक है जी, तो हमने सेल मान ली है कि हो चुकी है, यानी कि ओनर बायर है, तो जी लॉस का पैसा रिकवर करेगा बायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो पर्सन ओनर है वो ही कोर्ट में जाकर ये गुहार लगा सकता है मेरा नुकसान हुआ है, इसकी वजह से मुझे जज साहब मुआवजा चाहिए। क्या सेलर रिकवर कर सकता है? नो, सेलर ओनर ही नहीं है। हाँ, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती और ओनरशिप सेलर के पास होती तो सेलर रिकवर करता। ये तो देखना पड़ेगा, क्या सेल हो चुकी है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, क्या सेल नहीं हुई है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। तो जो ओनर, वो ही थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में एक्शन लेने का अधिकारी। जो नॉन ओनर, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। ठीक है जी, कोई डाउट? नो सर। ये हो गया दूसरा एग्जांपल, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरी इंपॉर्टेंस पेपर में कई बार पूछ लेता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी? जी चार बातें हैं। दो, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, जिसका रिस्क, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क। राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में वही एक्शन लेगा जो ओनर है। पॉइंट नंबर 3, राइट टू फाइल अ सूट फॉर प्राइस। राइट टू फाइल अ सूट फॉर प्राइस। बताना, पैसे के लिए केस फाइल कौन करेगा? इसके बारे में पूछो ही मत। सर ये राइट तो ऑब्वियस सी बात है किसके लिए दिया हुआ है? सेलर के लिए। अरे भाई, पैसा तो सेलर को ही चाहिए, क्या बायर को भी चाहिए? ठीक है ना, पैसे का लिए केस फाइल करेगा सेलर। लॉ कहता है सेलर अपने पैसे, आप खुद सोचो, आप सामने वाले बायर से पैसे के मांगने के अधिकारी कब हो? कब उससे पैसा मांग सकते हो, ला भाई मेरे गुड्स के पैसे दे।
तब मांग सकते हैं सर जब हमने उसको सेल कर दी होगी। सेल तब होती है जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई होगी। इन शॉर्ट, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तब मैं पैसे लेने का अधिकारी हूं। राइट टू फाइल अ सूट तभी कर पाऊंगा पैसे के लिए जब मैं ओनरशिप ट्रांसफर कर चुका हूं, ठीक है ना। द सेलर बिकम्स एंटाइटल्ड, सेलर के पास ये अधिकार आ जाता है, द सेलर बिकम्स एंटाइटल्ड टू रिकवर प्राइस ऑफ गुड्स ओनली व्हेन, सिर्फ तभी, ओनली व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। आप कोर्ट में जाके बोलते हो मालिक मुझे इससे 5 लाख रुपए लेने हैं, 5 लाख के गुड्स बेचे हैं। लॉ कोर्ट पूछता है ओनरशिप ट्रांसफर करी है? नहीं जज साहब। पैसे लेने का अधिकार है आपके पास? नो। जब ओनरशिप ही नहीं दी उस बेचारे को तो किस बात के पैसे ले रहे हो भाई? तो जब तक ओनरशिप नहीं जाएगी तब तक पैसे लेने का अधिकारी सेलर नहीं बनता। सेलर के पास पैसे लेने का अधिकार तभी है जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है। सर कई बार एडवांस चला जाता है, ये चला जाता है, भाई ये सब अलग बातें हैं। एडवांस चला गया दैट मींस पार्टीज ने इस बारे में बात करी थी कि एडवांस देना है, वो अलग चीज है। अच्छा, एंड फोर्थ है बच्चों, अगर मान लो सर किसी की इंसॉल्वेंसी हो जाए, इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर और बायर, फिर क्या होगा सर? बायर और सेलर की इंसॉल्वेंसी हो जाए फिर क्या होगा सर? तो आपको इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में थोड़ा बहुत पढ़ाया है, याद करो कि जब हम इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करा जाता है हमारे लिए। यस सर, याद आ गया। इंसॉल्वेंसी का केस जहां पे ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट होता है। यस, मान लो ए ने बी को गुड्स की सेल कर दी, सेल कर दी है, तो सेल कर दी तो ओनर कौन है? बी बायर है और ए सेलर है। सेल करने के बाद बी इंसॉल्वेंट हो गया, बी इंसॉल्वेंट हो गया तो बी के लिए कोर्ट ने ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करा कि जाओ जी इसके सारे के सारे असेट्स को बेचो और लायबिलिटीज पे ऑफ करो। और मान लो गुड्स की सेल हो गई थी बट गुड्स का पोजेशन ए के पास ही था, ऐसा हो सकता है? यस सर, आपको 10 एग्जाम्पल बता दिए कैसा हो सकता है। यानी कि सेल हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, पोजेशन अभी आया नहीं था, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मेरा ऑफिशियल रिसीवर आया। बताना क्या ऑफिशियल रिसीवर आपसे इन गुड्स का पोजेशन रिकवर करेगा? यस। क्यों सर, क्यों रिकवर करेगा? वो तो इंसॉल्वेंट हो गया। अरे भाई, इंसॉल्वेंसी से पहले गुड्स पर अधिकार किसका था? पोजेशन छोड़ो, अधिकार किसका था? सर ओनर का। तो इंसॉल्वेंसी के बाद भी अधिकार किसके पास रहेगा? सर ओनर के पास। राइट। ऑफिशियल रिसीवर कैन रिकवर these goods from A as B was the owner, क्योंकि B कौन था? ओनर था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना। इसलिए ओनरशिप इंपॉर्टेंट है कि अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि गुड्स किसके पास होना चाहिए, किसके पास अधिकार है? जिसके पास ओनरशिप उसके पास अधिकार, उसके पास रहेंगे गुड्स। हमेशा ये बात लर्न रखो मेरे बच्चों। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चार बातें सर ओनरशिप की इंपॉर्टेंस की। रिस्क फॉलोज ओनरशिप, राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी, राइट टू फाइल अ सूट फॉर प्राइस एंड इफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर और बायर। ठीक है ना। इन सब में ओनरशिप का अधिकार देखा जाएगा। वही पर्सन क्या कर सकता है? वही पर्सन लॉस बियर करेगा, वही पर्सन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में एक्शन लेगा। ओनरशिप ट्रांसफर हो जाने के बाद ही प्राइस देने के लिए बायर लायबल होगा और ओनरशिप ट्रांसफर होते ही पता चलेगा कि इंसॉल्वेंसी के बाद क्या फॉलो करा जाए। तो ये खत्म करते हैं आज का सेशन बच्चों। नेक्स्ट क्लास में ओनरशिप ट्रांसफर करना सीखेंगे। आज इंपॉर्टेंस सीखिए, आज डेफिनेशन सीखिए, आज का सीखा मीनिंग ऑफ ओनरशिप।
आज सीखा है इंपॉर्टेंस ऑफ पासिंग ऑफ ओनरशिप, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ ओनरशिप। खत्म करते हैं आज का सेशन, बाय बाय।